Okay, so guys, yesterday we started with the second part of this particular wonderful chapter, production function. तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपन ने शॉर्ट रन देख लिया. अगेन टू रिवाइज इट, शॉर्ट रन इज नॉट रिलेटेड टू टाइम पीरियड, इट इज नॉट रिलेटेड टू 1 year 2 year. इट इज बेसिकली how you treat the fixed factor of production. If you have some fixed factor of production, that means you are operating in short run. And when you are able to treat all the factors of production as variable factor of production, that means you are operating in long run. फिर हमने एक ग्राफ देखा था सर, एक अद्भुत सा ग्राफ था, हमने ये वाला ग्राफ देखा था जी, ये वाला हमने ग्राफ देखा था, इसको मस्त तरीके से प्लॉट किया था. लेट्स रिकैप दिस. और अभी अपना 10 मिनट इसी के अराउंड डिस्कशन होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. गाड़ी जोर से बढ़ती है यहाँ तक, फिर उसके बाद इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन डिक्लाइंस. तो यहाँ पर तो भैया नेगेटिव रिटर्न आ रही है, इसलिए इसको स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं. देन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस रीच टू इट्स मैक्सिमम देन स्टार्ट डिक्लाइन. पर सर वो नेगेटिव नहीं हो सकता. देन मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस और रेट भी फास्ट रहता है, उसके बाद गिर भी जाता है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है, उसके बाद से नेगेटिव स्टेज चालू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इनपुट डालने पर भी तुम्हें नेगेटिव आउटपुट आ रहा है. तो भैया नेगेटिव आउटपुट यानी आउटपुट गिर रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए. स्टेज 3. अब कुछ बच्चे बोलते हैं स्टेज 1 में ऑपरेट करो जहाँ गाड़ी तेजी से चल रही है. अरे माना गाड़ी तेरी तेजी से चल रही है, पर स्टेज 2 तक गाड़ी आगे तो बढ़ रही है ना. तो एज लॉन्ग एज योर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, अपने को ऑपरेट करना है. सो दैट इज बेसिकली स्टेज 2. वी आर गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज 2. ठीक है. स्टेज 2 इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन भी बोला जाता है. अब बात करते हैं स्टेज 2 कहाँ से शुरू होता है. जब एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं, एमपी कर्व कट्स एपी कर्व फ्रॉम अबव, और वहाँ से स्टेज 2 चालू हो जाता है. स्टेज 2 खत्म होता है जहाँ पे रिटर्न्स नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं. बात समझ में, ये अपन ने पढ़ा था. नाउ लास्ट वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट ऑन टीपी कर्व. सर टीपी कर्व पे है वो पॉइंट वेयर एमपी इज मैक्सिमम. तो क्या करना है, एमपी को ढूंढना है, लाइन ड्रॉ करनी है. ये वाला पॉइंट क्या बताता है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ी तेजी से बढ़ी, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ी स्लोली बढ़ी, और इसके बाद गाड़ी ने यू टर्न मार लिया, रिवर्स ले लिया. आई होप इट मस्ट बी क्लियर. बढ़ते आगे. अब अगर आपके जहन में ये पिक्चर बैठ गई होगी तो मैं जो पढ़ने वाला हूँ आपको समझ में आएगा. एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस. सर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. कहाँ पर सर, यहाँ पर चेक करिए, एपी और एमपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. मैं मेरा डायग्राम ओपन करता हूँ, वहाँ से अच्छे समझ में आएगा. लेट मी ब्रिंग द बुक. तुमको बार बार देखना नहीं पड़ेगा. आगे हाँ, एमपी एंड एपी बोथ इंक्रीजेस. सर देखो, एमपी ब्लू लाइन और एपी ग्रीन लाइन बोथ इंक्रीजेस. सर जब दोनों इंक्रीज होते हैं, एमपी इज ग्रेटर देन एपी. सर देखो ना, यहाँ पर तुम कोई भी पॉइंट तक देखो, यहाँ पे एमपी इज ग्रेटर देन एपी, वो उसके ऊपर है. टीपी ऑल्सो इंक्रीज. देखो टीपी तो सबसे ऊपर है सर, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है सर, जब एपी बढ़ रहा है तब एमपी भी बढ़ता है, टीपी भी बढ़ता है. अच्छा, एपी जब बढ़ रहा है, देखो यहां से यहां तक, ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक एपी तो बढ़ ही रहा है, पर एमपी ने गिरना चालू कर दिया. सर एमपी उतावला है. इसका मतलब क्या सर, जब एपी बढ़ रहा है तब एमपी बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है. लेकिन जब एपी गिर रहा है तो एमपी डेफिनेटली गिरता है. बहुत अच्छी कंक्लूजन बता रहा हूं, आएंगे तुम्हें क्वेश्चन. सर जब एपी बढ़ रहा है तब एमपी बढ़ भी रहा है और गिर भी रहा है. लेकिन जब एपी ग्रीन लाइन गिर रही है तब एमपी भी देखो गिर ही रहा है. आगे सर, एपी और एमपी इक्वल कब हो जाते हैं, एपी इज इक्वल्स टू एमपी. ये कब होता है सर, एमपी कर्व कट्स एपी फ्रॉम अबव. सर ये उसको ऊपर से डसता है उसके मैक्सिमम पे, यानी कि जब इन दोनों का मिलन होता है, तब एपी मैक्सिमम पे रहता है. सर एपी जब अपने मैक्सिमम पे रहता है तब एमपी उसको ऊपर से कट करता है. और सर जब एमपी मैक्सिमम रहता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है. वापस से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं. जितनी बार बोल रहा हूं उतनी बार कम है, और जितनी बार बोल रहा हूं उतनी बार ज्यादा भी है. एपी इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक. जब यहां से यहां तक का ट्रेंड फॉलो कर रहा हो तो एमपी इंक्रीज भी हो रहा है, एमपी डिक्रीज भी हो रहा है. एपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी डिक्रीज भी हो रहा है.
यहां तक तो सर पूरा का पूरा सेंस से क्लियर है। जब एमपी कर्व एपी को कट करता है तब एपी अपने मैक्सिमम पे रहता है और एमपी कर्व कट एपी फ्रॉम अबव एट इट्स मैक्सिमम। ये एपी का मैक्सिमम, एमपी का मैक्सिमम नहीं, एमपी का मैक्सिमम तो यहाँ पर। आगे सर ये कहाँ से पढ़ रहे हो सर आप? ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस पढ़ रहे हैं अपन। जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो दिख रहा है यहाँ पे? आपको चेक करना है। एमपी एंड एपी बोथ डिक्रीजेस। सर बोथ डिक्रीज हो रहा है। सर कहाँ से? यहाँ से एमपी एंड एपी। सर ये रहा एमपी और ये रहा एपी, बोथ डिक्रीजेस। एमपी इज लेस देन एपी। अरे दिख क्या रहा है? देखो एमपी नीचे है एपी के। सो व्हेन बोथ डिक्रीजेस, बेटा ध्यान देना, जब एपी बढ़ता है तब एमपी हमेशा उसके ऊपर है। जब एपी गिरता है तो एमपी हमेशा उसके नीचे। कैसे याद रखोगे सर? उतावला है वो, एपी को मैक्सिमम पे कट करता है। व्हेन एपी इंक्रीजेस एमपी इंक्रीजेस एंड इट रिमेन्स हायर। वो एपी से ज्यादा रहता है, फिर वहां से गिरना चालू हो जाता है। अब उसके बाद जब एपी गिर रहा है तब एमपी भी गिर रहा है, पर देखो एमपी नीचे है, सो एमपी इज लेस देन एपी। और यहां पर क्या हो रहा था सर? ये पॉइंट से पहले एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज लेस देन एपी, और यहां पर एमपी इज इक्वल्स टू एपी। एपी इज ग्रेटर देन एमपी। सर एपी इज ग्रेटर देन एमपी, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक। टीपी डिक्रीजेस। सर यहाँ पे देखो टीपी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। सर जब टीपी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? टीपी यहां से डिक्रीज हो रहा है। जब टीपी डिक्रीज हो रहा है एपी इज ग्रेटर देन एमपी। समझ में आ रहा है क्या सर? व्हेन टीपी इज डिक्लाइनिंग एपी इज ग्रेटर देन एमपी, उसके ऊपर है। बहुत अच्छे समझ में आ जाता है अगर ग्राफ तो तुम दिमाग में रख लो तो, फिट कर लो तो। आई होप इट इज क्लियर। पढ़ते हैं सर। अब तुम्हारे सामने ग्राफ ओपन करो, देखो समझ में आ रहा है। एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस। बेटा जब एपी एमपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं, सर कब तक बढ़ रहे हैं? वो अपने मिलन तक, इंटरसेक्शन तक, तब तक हमेशा एमपी बढ़ा रहता है। इंटरसेक्शन पर इक्वल, इंटरसेक्शन के बाद एमपी छोटा होता है, एपी बड़ा रहता है कंपेरेटिवली। एपी इज इक्वल्स टू एमपी, एपी के मैक्सिमम पे। एमपी एंड एपी बोथ डिक्रीजेस। जब दोनों गिरते हैं तब एमपी जोर से गिरता है, एमपी इज लेस देन एपी, टीपी इंक्रीजेस। और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज होता है तब भी एमपी गिरता है, एपी उसके ऊपर रहता है। ये तुम्हारे सामने ग्राफ है। आइए सर अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप पढ़ने की कोशिश करते हैं, टीपी और एमपी का रिलेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड। एक बात बताना मुझे सर, टीपी कब तक जोर से बढ़ रहा है? मैं वो गाड़ी बनाऊं कल वाली अपनी, सर टीपी जोर से कब तक बढ़ रहा है? दुन 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 दुन। सर कहां तक? यहां तक। सर आप नोटिस करिए कुछ, जब तक टीपी जोर से बढ़ रहा है तब तक एमपी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एमपी ने गिरना चालू कर दिया, टीपी हल्लू 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 आगे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हो। सर टीपी इंक्रीजिंग रेट से कब तक बढ़ रहा है? सर यहां तक। ये वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्सिमम, इसके बाद एमपी गिरना चालू। जैसे ही एमपी गिरना चालू हो जाता है टीपी बढ़ता है, लेकिन धीमे 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 धीरे धीरे। सर अरे समझ में आया करे? वो गाड़ी वहां पहुंच गई अपनी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टीपी जोर से बढ़ता है क्योंकि एमपी बढ़ता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ऐसा क्या होता है सर? एमपी गिरना चालू हो जाता है, इसलिए टीपी हल्लू हल्लू बढ़ता है आगे। सर व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, सर जोर से कब तक बढ़ता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्सिमम, उसके बाद एमपी गिरना चालू हो जाता है, एमपी शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, सर टीपी हल्लू हल्लू बढ़ रहा है। सर कहां से कहां तक? सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से स्टेज 2 के एंड तक। हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं सर, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। क्या तुम देख सकते हो यहां से यहां तक की बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से स्टेज 2 तक, टीपी के बाद एमपी का क्या हाल होता है? सर वो मैक्सिमम से 0 पर पहुंच रहा है। सर बहुत अच्छी कंक्लूजन है। जब टीपी जोर से बढ़ता है एमपी इंक्रीज है। टीपी फिर हल्लू हल्लू कहां से बढ़ता है? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से स्टेज 2 के एंड तक वो धीरे धीरे बढ़ता है।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से स्टेज 2 के एंड तक आप एमपी की हालत देखो क्या हो रही है सर, वो मैक्सिमम से 0 पर आ रहा है। आगे, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। हाँ सर, तू मैक्सिमम मैं 0। व्हेन टीपी डिक्रीजेस, आपको ये पता है जब मैं गिरेगा तेको भी लेके गिरेगा। तो ये सारी कंक्लूजन्स मैंने क्लियर करी। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राफ देखो ना। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये खतरनाक है। व्हेन एपी राइजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी, मैं आपको बता चुका हूं। एपी राइजेस, सर एपी कहां से कहां तक बढ़ रहा है? सर एपी यहां से यहां तक बढ़ रहा है। सर एपी यहां से यहां तक बढ़ रहा है, और आप देखना यहां से लेकर यहां तक कभी भी एपी कम है एमपी ज्यादा है। चाहे वो बढ़ के गिर भी रहा है तो भी इट इज अबव एपी। सो व्हेन एपी इज राइजिंग, ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन एपी इज राइजिंग एमपी इज मोर, व्हेन एपी इज फॉलिंग एमपी इज लेस। एट मैक्सिमम ऑफ एपी टीपी इज इक्वल, सॉरी एपी इज इक्वल्स टू एमपी। एक एक बार ग्राफ देखना है। व्हेन एपी राइजेस एमपी इज ग्रेटर, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, दोनों बराबर। एमपी डिक्लाइन स्लाइटली अर्लियर देन एपी, सर उतावला है ना वो। देखो अब तक तो एपी ने गिरना भी चालू नहीं किया था, एमपी ने गिरना भी चालू कर दिया। सर एपी ने तो यहां से गिरना चालू किया, इसने यहीं से चालू कर दिया था। क्यों सर? ये उतावला है। तो याद रखना एमपी कर उतावला है सर, वो थोड़ा जल्दी चढ़ता है जल्दी उतरता है। ठीक है, MP curve cuts AP from above at its maximum. When AP decreases, MP is less than AP. MP curve declines steeply than AP. सर steeply यानी जोर से, MP बढ़ता भी जोर से गिरता भी जोर से। MP 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन AP कभी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव का सवाल ही नहीं, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट ही आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। नोट द पॉइंट ऑन द TP curve where MP is maximum is called as point of inflection. अब आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये क्यों होता है पहले मैं ये समझा दूं, ऐसा क्यों होता है पहले हम ये वाला पार्ट समझेंगे, फिर मैं नेक्स्ट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, आज कंप्लीट करने का टारगेट है मेरा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और ये पूरा चैप्टर। वहां पे जाने से पहले मैं ये कंप्लीट करवा देता हूं और फिर आपकी डाउट लेता हूं। आइए जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में सिंसेरिटी खत्म हो रही है स्टूडेंट्स की धीरे धीरे। जहाँ जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही थी 200-250 बच्चे लाइव होते थे, अभी बहुत कम हो जाते हैं। खैर मेरा क्या है, खैर मेरा क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा टाइम मिल जाता तो मैं पढ़ नहीं पाता। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। ये सर अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेज 1 के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेज 2 में ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेज 3 में नेगेटिव रिटर्न क्यों हो रहा है। अब आपको अपना कल वाला रेस्टोरेंट, क्या नाम था अपने रेस्टोरेंट का, जो भी नाम था, आदित्य शर्मा होटल जो भी था, वो याद करना पड़ेगा। चलिए जी एक बार देखते हैं वो होटल जिंदा है क्या कि बेच दिया अपन ने। अरे है सर, है। सर जन्नत होटल था अपना, ये देखो जन्नत। ये लड़की अभी भी देखो यार लटकी हुई है, इसको तो आग में डाला हुआ, इसको निकाल देंगे अपन, कल निकालेंगे आज नहीं। सर अब देखना है स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 क्यों ऑपरेट होता है, बिल्कुल वो होटल का एग्जाम्पल ध्यान में। आइए सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मैंने आपको बताया था इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों बोलते हैं। लॉ ऑफ प्रपोर्शनैलिटी वही, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों सर? क्योंकि स्टेज 2 में ऑपरेट करते हो, स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न आते, नेगेटिव नहीं डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सारे नाम है इसके। आइए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। यस सर, मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो सारे के सारे एक साथ चेंज होते हैं। आउटपुट इज इंक्रीज बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। मैंने आपको यही बोला था कि अगर शॉर्ट रन में है तो अगर आपका आउटपुट इंक्रीज करना है तो वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते। बेटा अगर आप फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज कर पा रहे हो तो आप लॉन्ग रन में चले गए, अब आप शॉर्ट रन में हो नहीं। सर अब आप बड़े हो गए। स्टेज 1 का एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं। स्टेज 1 कौन सा है सर? ये रहा स्टेज 1, ये इतना पार्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम्हें, दिस इज स्टेज 1।
स्टेज 1 की बात कर रहे हैं सर, स्टेज 1 बोले तो ये वाला स्टेज, ठीक है, ओके। स्टेज 1 में क्यों क्यों होता है सर ऐसा, वो बताने की कोशिश करें, आइए पढ़ते हैं। स्टेज 1 फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर। इंडिविजिबल बोले थे हमने, अजम्पशन में लिया था कि फैक्टर मोस्ट वाइबल यूनिट्स में है। तो पहला रीजन सुनो, पहला रीजन बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट जितने भी है ना, फिक्स कैपेसिटी है ना, स्टेज 1 में तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी नए लोगों को बुलाने की कैपेसिटी थी, दिनेश को बुलाने की कैपेसिटी थी, दिनेश के बाद कृणाल को बुलाया, उसको बुलाने की कैपेसिटी थी। इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, होटल का एग्जांपल भूल जाओ, जेरोक्स मशीन का एग्जांपल लो। एक बड़ी सी जेरोक्स मशीन है सर, वो जेरोक्स मशीन पे पहले एक बंदा काम कर रहा था, जेरोक्स भी निकाल रहा था, काउंटर पे भी देख रहा था, और स्कैन भी कर रहा था, प्रिंट भी निकाल रहा था, मेल भी भेज रहा था। तो भैया बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो 2 लोग आए, तो काम बढ़ गया, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ गई, स्पेशलाइजेशन बढ़ गया सर। एक बंदा सिर्फ स्कैन निकाल रहा है, एक बंदा सिर्फ मेल भेज रहा है। एक और बंदे को ले आए, तो क्या जेरोक्स मशीन उनको अकोमोडेट कर पा रही थी सर। मतलब वो जेरोक्स मशीन पे 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग काम कर सकते थे, इतना दिख रहा था। तो एक लेवल, जब तक एसेट का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता तब तक तुम कितने भी लोग भरते जाओ। सर एक कार है 4 लोगों की कैपेसिटी तक, 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो सर चलेगा, 5 भरने से तकलीफ होना चालू हो जाएगी। तो पहला फैक्टर देखो, फुल यूज ऑफ फिक्स इंडिविजुअल फैक्टर, यानी फिक्स एसेट को अच्छे से, फिक्स फैक्टर को अच्छे से यूज कर पा रहे थे। सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लेबर प्रॉपरली काम कर पा रहा था। पहले मैं ही सारे काम कर रहा था, 2 कस्टमर सर्व कर रहा था, लेकिन 2 लोग आने के कारण 4 कस्टमर को नहीं सर्व करें, 5 को सर्व करें। क्यों? स्पेशलाइजेशन। अब हमारा हाथ बैठ गया था। नो स्कैरसिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये भी एक अजम्पशन है कि मैं जितने चाहे लेबर उतने हायर कर सकता हूँ, मेरे को उनकी भी कमी नहीं है। दिनेश को बुला लो, प्रतीक्षा को बुला लो, हर्षिता को बुला लो, सब आ जाएंगे। रीचिंग द राइट कॉम्बिनेशन, सर एक परफेक्ट मैच बन के आ गया, यानी इतने मशीन पे इतने लोग काम कर सकते हैं। परफेक्ट मैच जब तक होगा तब तक चलेगा सर। इसके बाद क्या होने लगेगा? क्राउड होने लगेगा सर, भर भर के लोग आने लगेंगे। तो स्टेज 1 क्लियर होकर 4 चीजें याद रखनी है। आप फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है वेरिएबल फैक्टर की, स्केयरसिटी भी नहीं है वेरिएबल फैक्टर की, और राइट कॉम्बिनेशन अचीव कर रहे हैं। अब राइट कॉम्बिनेशन अचीव हो गया, यानी कि एक जेरोक्स मशीन पे 5 लोग आ सकते थे, 5 लोग काम कर रहे हैं। अब अपन छठा इंसान लाए, तो देखो क्या होगा। इनएडिक्वेसी ऑफ फिक्स फैक्टर, अब ये जो फिक्स फैक्टर है ना आपका जेरोक्स मशीन, ये छठे इंसान को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा उतनी आसानी से। लेस एफिशिएंसी, अब कुछ लोग निकम्मे होने लग जाएंगे, एक दूसरे पे काम टालने लगेंगे। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, यानी छठा आदमी जो लाया ना, उसको मैं कहीं और भी नहीं बिठा सकता, उसको झक मार के यहीं बिठाना पड़ेगा मेरे को। एंड सर कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया, 1,5 का कॉम्बिनेशन चाहिए था, 1 मशीन 5 लेबर, 1,6 हो गया, कॉम्बिनेशन खराब। वापस से सर आते हैं, स्टेज 1 क्यों ऑपरेट होता है? क्योंकि फिक्स फैक्टर इनको अकोमोडेट कर पाता है सर, फिक्स एसेट बोलता है आ जा हमारे ऊपर। वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है, वेरिएबल फैक्टर की कोई कमी भी नहीं, और एक राइट कॉम्बिनेशन अचीव हो गया। राइट कॉम्बिनेशन अचीव होने के बाद अगर एक्स्ट्रा लोग लाएंगे, तो जो आपका फिक्स फैक्टर है वो बन गया इनएडिक्वेट सर, वो कम पड़ रहा है। फिर लेबर जो थी, पहले 5 लोग, अब 6 लोग काम करने, निठल्ले होना चालू हो गया। जो छठा आदमी आया उसको कहीं और भी नहीं लगा सकते काम पे, कहीं सब्सटीट्यूट ही नहीं है उसका, उसको इसी पे हमको गुजरना पड़ेगा, और रॉन्ग कॉम्बिनेशन अचीव हो गया। और मैंने आपको बताया स्टेज 2 में अपन ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या हो जाएगा सर? बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा, मतलब वेरिएबल फैक्टर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि फिक्स फैक्टर दिखेगा ही नहीं तुमको, तकलीफ होना चालू हो जाएगी। वेरिएबल फैक्टर बिकम वेरी एक्सेसिव, ड्यू टू दिस द टोटल आउटपुट फॉल्स इंस्टेड ऑफ राइजिंग, तो टोटल आउटपुट गिरना चालू हो जाता है। जेरोक्स की जगह प्रेक्षा को मशीन में डाल दिया उन्होंने, पेपर की जगह। Stage 3 is also called a stage of negative return. Since the second stage is most important, so stage 2 will be the stage of operation, and because of that in practice we normally refer law of variable proportion as law of diminishing return. क्या बोला सर? अपन स्टेज 2 में ही ऑपरेट करने वाले, स्टेज 2 का नाम डिमिनिशिंग रिटर्न वाला स्टेज है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, हम उसमें ही ऑपरेट करने वाले, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नाम दे दिया गया है। और स्टेज 2 में क्या होता है बेटा? स्टेज 2 में एमपी और एपी दोनों गिर रहे हैं, पर कोई भी नेगेटिव नहीं है अब तक। Now I am taking your doubt, not more than 5 minutes, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट इधर उधर की सर टेस्ट सीरीज ये वो, मैं तो देखने ही नहीं वाला टेस्ट सीरीज वगैरह, इन सब के डाउट क्लास के एंड में लूँगा। रेलेवेंट डाउट आप मुझसे पूछिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और कोई चीज़ अगर आप बोलोगे सर डेप्थ में एक्सप्लेन करो, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर हैं, रेगुलर लेक्चर्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं हूँ ना, सिर्फ पूछना है करके कुछ लोग पूछते हैं वैसा मत करना प्लीज़। स्लो मो भी ऑन, 5 मिनट मिलेंगे आपको।
हाँ जी, क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते, नो डाउट। अच्छा, हिना को कोई डाउट नहीं है। नो डाउट, प्रणय को भी डाउट नहीं है। एक डाउट है सर, टीपी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, तुम रुक जाओगे, स्टेज 2 के बाहर जाओगे ही नहीं, तुम स्टेज 2 के आगे जाओगे नहीं। जैसे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बुक्स में तो दिखा सकते हैं, बुक्स में दिखाने में क्या है, बुक्स में करना क्या है, ये ले बुक में दिखा दिया मैंने नेगेटिव। पर रियल लाइफ में तो तुम स्टेज 2 पे ही रुक जाओगे ना। सर अगर स्टेज 2 में काम करेंगे लेकिन अजम्पशन उल्टे वाले क्यों? उल्टे वाले अजम्पशंस नहीं है, अजम्पशन एक भी उल्टा नहीं है, वो फैक्ट बता रहे हैं। दिस आर नॉट अजम्पशंस, दिस आर द फैक्ट कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सर स्टेज फर्स्ट में इकोनॉमिक अपसर्डिटी, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप गीतिका? सर स्टेज 1 में इकोनॉमिक अपसर्डिटी, क्या अपसर्डिटी, क्या अपसर्ड है वहाँ पे? नो डाउट। डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग होता है? नहीं, एक ही होता है। डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग एक ही है, नेगेटिव अलग है। अपसर्ड मतलब अजीब, अपसर्ड बिहेवियर, अजीब सा, विचित्र। सर इफ मेरी एमपी एंड एपी बोथ डिक्रीज हो रही है एंड टीपी भी थर्ड स्टेज में है, बट जो फर्म को ऑपरेटर होता है और फिक्स्ड फैक्टर को बदले दे, तो हम लॉन्ग रन में अब ऑपरेट कर रहे होंगे। अगर आप फिक्स फैक्टर को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में घुस गए। आप लॉन्ग रन में घुस गए, आपके लिए लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है, उसके अजम्पशंस ही आपके काम नहीं आएंगे। सर इसका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसमें प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? सर इसका टोटली मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसका प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट लो बेटा, कोई भी प्रोडक्ट लो, कोई भी प्रोडक्ट लो। कल इतना बड़ा होटल बनाया मैंने तुम्हारे लिए, बिग 4 चाहिए। थैंक यू तनिष्का मंडलोई। सर स्टेज 3 ऑफ इकोनॉमिक अपसर्डिटी एंड इकोनॉमिक नॉनसेंस, स्टेज 3 स्टेज ऑफ वो इकोनॉमिक अपसर्डिटी, उसने स्टेज 1 बोला। स्टेज 1 इकोनॉमिक अपसर्डिटी, कहीं वर्ड यूज़ किया होगा कि सर स्टेज 3 के अंदर पागल लोग ही ऑपरेट करेंगे, अपसर्ड लोग ही, नॉनसेंस लोग ही ऑपरेट करेंगे, कि ज़्यादा लोग भरे जा रहे हो, इनपुट भी ज़्यादा डाल रहे हो, रिटर्न भी कम आ रहा है। टीपी इज जीरो, टोटल प्रोडक्ट इज जीरो इन लॉकडाउन। जी सर। सर डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग मैंने अब भी बताया, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अभी मैंने 1 मिनट, आदि पंजाबी मैंने शायद तुम्हारा डाउट क्लियर किया था, आई नीड टू चेक इट। आदि पंजाबी जब मैं डाउट का आंसर देता हूँ ना, आप लोग ध्यान नहीं देते। मैंने बोला था डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग एक ही है, नेगेटिव का मतलब अलग होता है। 4 बार पूछ के क्या बेटा? सर और एक क्वेश्चन तो लग, सर अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर, उनको समझ में नहीं आता। और सर एक तो लगा क्वेश्चन है थोड़ा कि अगर न्यू फर्म तो, अरे बेटा अच्छी लैंग्वेज तो अब ना कर लो पापा, तुम पाइप पढ़ लो, ना ही कर देंगे तो भाई हो जाएगा। नहीं समझ में आती लैंग्वेज बेटा, अच्छी लैंग्वेज बोलो। मैं आपको कितना अच्छा टाइम देता हूँ। वापस नरेंद्र, वापस से डाउट क्लियर अच्छे से टाइप कर। सर एक और क्वेश्चन देख लो, अच्छे से टाइप कर। सर लॉन्ग रन शॉर्ट रन में देख, अभी इसकी डाउट कितनी क्लियर आएगी। सर लॉन्ग रन शॉर्ट रन में जनरली ये सुना था 12th में कि लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। सर वो टाइमलाइन नहीं सुननी, रॉन्ग था वो सर। वो टाइमलाइन हमें है ही नहीं, टाइमलाइन हमें है ही नहीं। कुछ लोग 10 साल से एक ही होटल, एक ही टपरी पर काम कर रहे हैं, वो शॉर्ट रन में ही काम कर रहे हैं सर, लॉन्ग रन में नहीं घुसे। अगर आप फिक्स फैक्टर को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पा रहे हो, आप जब चाहे कम ज़्यादा कर पा रहे हो, तो आप लॉन्ग रन में आ चुके हैं। तो इट इज़ हाउ यू आर ट्रीटिंग इट, एंड दिस इज मेकिंग मोर सेंस। Indian origin women in US throws newborn baby out of the window after giving birth in bathtub, says she was panicked। एक इंडियन ओरिजिन की महिला ने अपने घर के बाथटब में न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देके खिड़की से फेंक दिया, और बाद में उससे पूछा ऐसे क्यों किया, तो बोली मैं पैनिक हो गई थी, मैं घबरा गई थी। अरे ऐसी विचित्र औरत, ऐसी विचित्र औरत।
सर अगर कोई न्यू फर्म में है तो वो स्टार्टिंग में स्टेज 1 में ही ऑपरेट करेगा, ऑब्वियसली स्टेज 1 से स्टेज 2 में ही जाएगा हमेशा। सर गाड़ी भी तो ऐसे ही आगे बढ़ती है, स्टेज 1 से 2, 2 से 3, गियर 1 2 3। हाँ, तो रिवर्स मार रहा है, वो बर्बादी कर रहा है, तो वो बात अलग है, पर ये आइडल सिचुएशन है। दिस इज द आइडल सिचुएशन। वो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अकाउंट्स में एसेट एंड लाइबिलिटी के लिए था, बट इकोनॉमिक्स में यही बताया था जी सर ने अबाउट शॉर्ट रन। हाँ, वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन करंट एसेट नॉन करंट एसेट बेटा वो टोटली अलग है। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए सुर। ओके, सुर ने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन मार्जिनल प्रोडक्ट से होता है, लेकिन सब्र करो बेटा, सब्र करो, कॉस्ट का चैप्टर जब आएगा तब करूँगा। सर एक्चुअल में कंपनीज थियरी को एनालिसिस से यूज़ होते हैं ना भैया। तू स्टेज 3 में ना चला जाए गलती से, इसलिए तेरे को कहाँ पे रुकना है बताता है। अकाउंट्स नहीं आता मेरे को, बिल्कुल नहीं आता अकाउंट्स, कुछ भी नहीं आता। वे कहाँ से ला रहे हैं आप पॉइंट ऑफ सैटिएटी, मेरे को चेक करना पड़ेगा। हर एक इकोनॉमिक टर्म मुझको पता होगा, मालूम नहीं। पॉइंट ऑफ सैटिएटी नहीं मैंने सुना हमारे सिलेबस में। क्या है हमारे सिलेबस में सर? सर मेरा नाम बोलना, आशीष हुड्डा भैया। क्या सर, मोनोपोली में अकेले बिजनेसमैन को भी लॉन्ग रन शॉर्ट रन का ध्यान, सबको लॉन्ग रन शॉर्ट रन का ध्यान देना पड़ेगा। इजी चीज़ को डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो? इजी चीज़ को डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो? सिंपल सी चीज़ है सर, कुछ फैक्टर फिक्स है शॉर्ट रन, कुछ फिक्स नहीं है लॉन्ग रन, तो क्या हो गया? सीए का काम अकाउंट्स है भी नहीं वैसे भी। बाप रे, क्या पूछा इसने सर? स्टेज 2 सिर्फ डील सिचुएशन है ना? हाँ, तो स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाओगे ना बेटा प्रणय, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाओगे। सो प्लीज़ टेल सभी न्यूज़ आप कौन से ऐप देखते हो? वो कहाँ से? टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड किया था बट नोटिफिकेशन। ठीक है प्रेक्षा। सर आप सीए और अकाउंट्स नहीं आते सर, आज मैंने पाया पैसा। वेयर टीपी इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिएटी। ओके ठीक है, टीपी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैटिएटी अपनी बुक में है क्या ये चीज़? बेटा ये अपनी बुक में है क्या? हाँ, वो सेटिस्फैक्शन से है, वो सेटिस्फैक्शन, वो सैटिएटी इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन ना सर। वही मैं बोलूँ, यहाँ पे कहाँ है क्या पॉइंट ऑफ सैटिएटी? पार्थ अर्थ मेरा पॉइंट ऑफ सैटिएटी यूटी, हाँ वही ना, सैटिएटी का मतलब ही सेटिस्फैक्शन से। मैं वही बोला, ये हमारे पास है क्या कॉन्सेप्ट जो मुझको मालूम नहीं। यस सर। सर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है सर टीपी मैक्सिमम एमपी 0। वो सैचुरेशन, सैटिएटी इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। अरे वो सीपीटी के कॉन्सेप्ट है सेठ, वो सीपीटी के कॉन्सेप्ट है। हाँ गलत नहीं बताया, मैं घबरा गया कि इसके अंदर है और मुझको मालूम नहीं। मुझको लगा इस चैप्टर में है और मुझको मालूम नहीं है, बताया होगा। ओके, आई रिस्पेक्ट टीचर्स, अकाउंट नहीं आता, परीक्षा ना हटा, इन शॉर्ट्स एंड इकोनॉमी के बारे में। चलिए, आपको कुछ खासा डाउट्स है नहीं? बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑल्टरनेटिवली यूज़ किए जाते हैं, बट सैटिएटी इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, दैट वी विल सी। इनफैक्ट इवन दैट पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। सीपीटी में हुआ करता था, सीपीटी में पीपीसी कर्व भी होता था, वो अपने को सिलेबस में नहीं है। तो काफ़ी टीचर्स पढ़ाते हैं उसको, डजन मीन कि अपने को पढ़ना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं भैया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है। तो अब बच्चा क्या करता है सर? मिक्स करना चालू कर देता है लॉ। दो ही लॉ दिए, शॉर्ट रन का लॉ और लॉन्ग रन का लॉ, नहीं उसको मिक्स करना है अभी। अब बिल्कुल जिसने मिक्स करने का मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं उसको क्वेश्चन इग्नोर ही करूंगा। स्ट्रेट अवे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आप शॉर्ट रन में हैं। अगर आपके पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, सभी वेरिएबल है, आप जिसको चाहे बढ़ा सकते हैं, जिसको चाहे कम कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट रन में नहीं है, अब आप लॉन्ग रन में आ चुके हैं। तो ये क्वेरी वापस ना आए। लॉन्ग रन के लॉ को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फटाफट कंप्लीट भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
ऑल फैक्टर इनपुट्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी चेंज। सर ऑल फैक्टर मतलब दो टाइप के फैक्टर होते हैं, वेरिएबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। पर ये तो है लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में तो वेरिएबल होगा नहीं, सॉरी वेरिएबल ही होगा, फिक्स तो होगा नहीं। तो सारे के सारे फैक्टर्स आप एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं। क्या बोला मैंने बेटा? आप सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज करते हो। लॉन्ग रन में करते हैं सर ऐसा, शॉर्ट रन में क्या करते थे? शॉर्ट रन में सर हम सिर्फ वेरिएबल को इंक्रीज करते थे, फिक्स तो फिक्स था। और यहाँ पे तो यहाँ पे फिक्स है ही नहीं, सभी वेरिएबल है, सभी एक साथ इंक्रीज होंगे, सभी एक साथ डिक्रीज होंगे। All factor inputs in the production can be changed. The behavior of output consequent to change in the quantity of all factor input in same proportion. सर बढ़ेंगे तो सब साथ बढ़ेंगे, गिरेंगे तो सर साथ में गिरेंगे, बढ़ेंगे भी साथ साथ, गिरेंगे भी साथ साथ। सर रिश्ता है, निभाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स आता है। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश मतलब समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, आपको किस तरीके से कंफ्यूज करूंगा मैं उस पर भी ध्यान देना। सर मैंने 10x प्लस 10y डाला तो मुझे 10z आया, ये मेरी एक आइडियल कंडीशन है। लोग अभी मेरे को गालियां देते हैं कि भैया ध्यान नहीं, हमने कॉल किया था। अच्छा नहीं सर, जब 10x प्लस 10y, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये इनपुट है, अरे बहुत तगड़ा बता रहा हूं, अभी तुम लटकने वाले हो इसमें, और ये आउटपुट है। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है, इनपुट वर्सेस आउटपुट। सर अब मैं सारे के सारे इनपुट को साइमल्टेनियसली चेंज कर रहा हूं। मैंने इसको कर दिया 20x प्लस 20y और आउटपुट निकल के आ गया 25z। तो भैया जिस प्रपोर्शन में इनपुट चेंज हुआ, आउटपुट उससे ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज हुआ। सर वापस से बताना। सर इनपुट डबल हो गया, आउटपुट डबल से ज्यादा हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वापस से सुनना सर, इनपुट, अरे अभी तुम लटकने वाले हो, अब तुम लटकने वाले हो। सर 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y किया, ध्यान से सुनना। सर 5x प्लस 5y, इनपुट हाफ कर दिया, इनपुट हाफ कर दिया, और ये तुम्हारा आउटपुट 4z हो गया। ये कौन सा रिटर्न है? सर ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न है। सर ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न का अपोजिट साइड है। सर कैसे निकाला? नहीं समझा। ये तुम्हारी आइडियल कंडीशन है कि 10x प्लस 10y डालते हो तो 10z निकलता है। तुमने इनपुट को डबल कर दिया, वापस रिपीट नहीं करूंगा बेटा, तुमने इनपुट को डबल कर दिया, आउटपुट डबल से भी ज्यादा बढ़ा। इनपुट जिस प्रपोर्शन में बढ़ा, आउटपुट उससे ज्यादा प्रपोर्शन में बढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनपुट जिस प्रपोर्शन में गिरा, आउटपुट उससे ज्यादा प्रपोर्शन में गिरा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है सर ये भी। पर जनरली ये होता नहीं है, अपन इंक्रीज ही करते हैं, पर ये भी इंक्रीजिंग का ही पार्ट है। तो सर कैसे पता करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? बहुत सिंपल है, इनपुट कितने परसेंटेज गिरा और आउटपुट कितने परसेंटेज चेंज हुआ। इनपुट में चेंज कितना है और आउटपुट में चेंज कितना है, ये सिर्फ पता करना है तुमको। अगर इनपुट में चेंज कम है, आउटपुट में चेंज ज्यादा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा सर और सिखाइए, मजा आया, मजा आ रहा है सर अभी? अच्छा ठीक है, मजा आ रहा है तुमको तो और बता देते हैं। लेट से आगे सर, आइडियल सिचुएशन वही 10x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 10z।
ये पूछा जाता है इंस्टीट्यूट द्वारा। सर अभी आपने क्या कर दिया, इनपुट को डबल कर दिया, 20x प्लस 20y और आपका आउटपुट है 15z। अरे मेरे को बताओ क्या इनपुट बढ़ा, बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, बढ़ा। इनपुट डबल हो गया पर आउटपुट डबल नहीं हुआ। इनपुट जिस प्रपोर्शन में इंक्रीज हुआ आउटपुट उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लास्ट एग्जांपल, सर 10x प्लस 10y से अगर आपको 10z मिल रहा है तो सर 50x प्लस 50y से आपको अगर 50z ही मिल रहा है तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट। माने क्या सर, इनपुट जिस प्रपोर्शन में बड़ा घट रहा नहीं बोल रहा है, इनपुट जिस प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है अगर आउटपुट भी सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है कांस्टेंट रिटर्न। इनपुट जिस प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है आउटपुट उससे कम परसेंटेज कम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न। इनपुट जिस प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है आउटपुट उससे ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ग्राफिकली this is your increasing return to scale, this is your constant return to scale and this is your decreasing or diminishing return to scale। अब ये चीज़ को हम सिंगल ग्राफ में भी ले सकते हैं या फिर मल्टीपल ग्राफ में भी, 3 अलग अलग ग्राफ में भी ले सकते हैं। तो आपको चेक क्या करना है सर, चेक ये नहीं कर रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है, ना 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 ना, गलती कर बैठोगे सर। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो चेक नहीं करना सर, आपका इनपुट कितने प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है और आउटपुट क्या प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। इनपुट का प्रपोर्शन आउटपुट का प्रपोर्शन कितना चेंज हो रहा है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, राइट। सर यहां पर 10x प्लस 10y 20x प्लस 20y किया, यानी मैंने सब इनपुट को साइमल्टेनियसली इंक्रीज किया। आइए सर पढ़ते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मींस साइमल्टेनियस इंक्रीज इन ऑल इनपुट लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट। सर इनपुट जिस प्रपोर्शन में चेंज किया, सारे के सारे इनपुट को जिस प्रपोर्शन में चेंज किया उससे ज्यादा प्रपोर्शन में आउटपुट चेंज हुआ तो सर इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सर आपने इनपुट को 5 गुना किया, आउटपुट भी 5 गुना बढ़ा, मित्रों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सर ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सर लॉन्ग रन में आता है या शॉर्ट रन में आता है सर, या लॉन्ग रन का लॉ है, लॉन्ग रन का लॉ। कैसे समझा सर, ऑल फैक्टर, सर सब फैक्टर को चेंज कर पा रहे हो, ऑल फैक्टर को चेंज करने की औकात आदमी के पास लॉन्ग रन में ही आती है। डिमिनिशिंग रिटर्न में आपने सारे के सारे इनपुट को चेंज किया लेकिन आउटपुट उस प्रपोर्शन में चेंज नहीं हुआ, उससे कम प्रपोर्शन में चेंज हुआ, सर इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न। सर ग्राफिकली ये ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अगर आप लोगों को लेक्चर जेन्युइनली अगर अच्छा लगता है ना तो फिर एटलीस्ट आप ये कर दीजिए, कभी भी नीचे कमेंट्स जो आते हैं ना, लाइव चैट नहीं बेटा, कमेंट्स में लिख दिए करिए तो कि आगे वाले को ना पूरा एक क्लियर हिंट आ जाता है। कोई कुछ भी टाइप करता है मैं हटाता नहीं हूँ उसका व्यू, सामने वाले के लिए फ़ायदा होगा। अच्छा सर आपने कभी सोचा क्या ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आ रहा है, फिर कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि सर आप इनपुट डालते हो और आउटपुट उससे ज़्यादा निकलता है, इनपुट डाल के आउटपुट कांस्टेंट निकल रहा है, इनपुट डालते हो आउटपुट गिर रहा है, सर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इकोनॉमीज मतलब एडवांटेज, डिस इकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेज। सो सर इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है सर, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको सर, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, एक लेवल के बाद डिसएडवांटेज देना चालू करो, चाहे वो प्यार हो चाहे वो खाना हो।
सर प्यार हो, खाना हो, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर हो, पहले तो आपको फ़ायदा देंगे लेकिन सर बाद में डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भैया हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, चाहे प्यार हो चाहे खाना हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और चाहे नींद हो सर। तो बैक टू द पॉइंट, सर पहले इंक्रीज क्यों होता है? सर ये पहले इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि सर इकोनॉमीज यानी फ़ायदा होता है ज़्यादा प्रोडक्शन का। ज़्यादा प्रोडक्शन का फ़ायदा कैसे होता है सर? एक एग्जांपल दो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। लेट से तुम बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हें इनपुट भी बल्क में लगेगा, तुम्हें इनपुट बल्क में लगने वाला है, इनपुट बल्क में लगने वाला है। अब यहाँ पे तुम्हारा स्क्रैप भी कम जनरेट होगा, हो सकता है तुम्हें रॉ मटेरियल भी सस्ते में मिलेगा। रॉ मटेरियल सस्ते मिलेगा पार्ट बाद में देखेंगे अपन, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा स्क्रैप कम जनरेट होगा। अभी स्क्रैप ज़्यादा जनरेट हो जाता है, बराबर है कि नहीं? और सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तुम एक फैसिलिटी दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। मशीन कंटिन्यूसली चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी इनपुट कम लग रहा है तुमको। सर मशीन जब भी फर्नेस चालू करते हैं, आपको पता है भट्टी जब चालू करते हैं, ईट भट्टी, तो वो हफ्तों तक महीनों तक चलती है, तो उसको स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है? अगर वो कंटिन्यूस चलती जाए तो सर स्टार्टिंग का खर्चा बच जाता है। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ फायदा देती है, लेकिन सर एक लेवल के बाद कोई भी चीज़ फायदा नुकसान में कन्वर्ट हो जाती है। आइए सर रीजंस देखते हैं, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो भैया इकोनॉमीज यानी एडवांटेज, डिस इकोनॉमीज यानी डिसएडवांटेज। इकोनॉमीज यानी एडवांटेज, डिस इकोनॉमीज यानी डिसएडवांटेज। अब ये जो इकोनॉमिक है, सॉरी इकोनॉमीज हैं, ये इसका मतलब होता है एडवांटेज, डिस इकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेज। ये इकोनॉमीज इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। डिस इकोनॉमीज भी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। यानी सर अंदरूनी फायदे और नुकसान भी हो सकते हैं और मैक्रो लेवल के फायदे और नुकसान भी हो सकते हैं, जिसके कारण ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न आता है। ये चीज पढ़ते हैं इसको एक बार अपन। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज का मतलब, इंटरनल यानी कि सर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमीज यानी एडवांटेज, डिस इकोनॉमीज यानी डिसएडवांटेज। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही डिसएडवांटेज सर कहलाए जाएंगे इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। यूज ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइज्ड मशीन एट हाई लेवल ऑफ आउटपुट इज जनरली टर्म्ड एज इंटरनल इकोनॉमीज। पढ़िए सर इंटरनल इकोनॉमीज क्या सर? टेक्निकल इकोनॉमीज मिलती है, यानी कि आपकी कंपनी के पास टेक्निकल इकोनॉमीज है। टेक्निकल यानी भैया टेक्निक से रिलेटेड। इंटरनल है सर, ये सिर्फ आपकी कंपनी के पास है तो आपको इसका फायदा होगा। आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ? इंटरनल। और मैनेजमेंट अच्छा है इसका मतलब इकोनॉमिक्स, तो ये भी इंटरनल इकोनॉमिक्स। कमर्शियल यानी कि आपको, सिर्फ आपको बल्क प्रोडक्शन करने पर सस्ते में रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल किसको सस्ते में मिल रहा है? आपको, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इंटरनल। और सस्ते में मिल रहा है तो सर एडवांटेज ही हुआ ना। रिस्क बेयरिंग, सर आपकी कंपनी रिस्क लेने को तैयार है सर, उसके कारण भी रिटर्न मिलता है। आप 1992 स्कैम देखिए हर्षद मेहता का, रिस्क छे तो इश्क छे, रिस्क है तो इश्क है। तो सर वो रिस्क लेता है, वो रिस्क लेता है, वो अकेला रिस्क लेता है। इंटरनल रिस्क लेने से अगर फायदा होता है तो इकोनॉमिक्स, पर सर हर्षद मेहता डूबा भी ना, डिस इकोनॉमिक्स में आ गया। और सर फाइनेंशियल, आपकी कंपनी के पास पैसा ज्यादा है, किसको फायदा? आपको फायदा है ना, तो इंटरनल इकोनॉमिक्स। पर सर एक लेवल के बाद all these factors are within the control of an organization, thus are internal factors. This factor initially acts as advantage, after that they become disadvantage. सर टेक्निकल, जरूरत से ज्यादा टेक्निकल चीजें ना मार्केट से आपको बाहर कर सकती है। मैनेजमेंट एक लेवल के बाद मांझ जाएगा। कमर्शियल एक लेवल के बाद सप्लायर को पता चल जाएगा इतना बल्क प्रोडक्शन कर रहा है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, चल प्राइस बढ़ा। रिस्क जरूरत से ज्यादा, सर ज्यादा रिस्क ज्यादा इश्क, ज्यादा रिस्क ज्यादा इश्क, और ज्यादा इश्क भी अच्छा नहीं है सर, डुबा देता है। स्कैम देखिए वो। फाइनेंशियल, एक टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है डेट की। हर्षद मेहता के केस में उसने वही किया, अपनी जेब से पैसा देता था। मेरे को तो काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट हुई उसके लिए, उसके तरीके गलत थे यार, मतलब उसके पास कुबेर का खजाना आ गया था, वो पे करने के लिए सबको रेडी था, पर सर गलत तरीका था वो। दिमाग बहुत था भाई के पास, भाई के पास दिमाग था बहुत। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल मतलब सर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, पर देखो अकेले को नहीं होगा, सबको होगा। एग्जाम्पल, चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट फॉर एंटायर इंडस्ट्री। तो सर ये एडवांटेज है तेरे अकेले के लिए कि नहीं सर? सबके लिए, तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर एंटायर इंडस्ट्री, तेरे को अकेले को फायदा नहीं सर, पूरी इंडस्ट्री को, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, सर मजदूर मिल रहे हैं अपने को स्किल्ड, वो भी सिर्फ अकेले को फायदा नहीं है सर, पूरी इंडस्ट्री को फायदा है।
ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, यानी कि सर छुटकू पुटकू इंडस्ट्री जो हमारी मदद करती है, हम बनाते हैं कार तो हजारों एंसिलरी इंडस्ट्रीज रहती है जो नट बोल्ट वायर चैसी बोनेट ये सारी चीज़ें बनाती है, उनकी डेवलपमेंट सिर्फ तेरे को फायदा नहीं सर, सबको फायदा, पूरी इंडस्ट्री को फायदा। बेटर ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग, ऑब्वियसली अगर मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा है तो तेरे को फायदा है कि सबको है सर, सबको है फायदा हो रहा है। तो इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी सुनो। रिस्क ऑफ फैक्टर प्राइस, यानी कि सर लैंड का प्राइस बढ़ गया, लैंड का प्राइस इंक्रीज हो गया, लेबर का प्राइस इंक्रीज हो गया, कैपिटल का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो सर इंक्रीज हुआ सबके लिए हुआ ना, पर इंक्रीज होना नुकसान है ना, हाई कॉस्ट। सर ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, ज़्यादा डेट लग रहा है, परसेंटेज बैंक ज़्यादा चार्ज करते हैं, को अकेले को कर रहा है कि नहीं सर सबको कर रहा है, अगर सबको कर रहा है तो एक्सटर्नल। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, क्या तेरे को अकेले को, नहीं सर पूरी इंडस्ट्री को, तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। तो हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ 10 मिनट का पार्ट है, मैं देखता हूँ अभी करना है क्या। ठीक है, मैं ये ऑप्टिमाइजेशन भी खत्म करवा रहा हूँ। चलिए सर, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन घटिया है, एकदम घटिया है। आपको बजट लाइन याद है सर? आपको बजट लाइन याद है सर? कैसे भूल सकते हैं हम बजट लाइन? आपको बजट लाइन याद है? अच्छा, आपको इंडिफरेंस कर्व याद है? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वापस रिप्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले अपन इंडिफरेंस कर्व लेते हैं। सर इंडिफरेंस कर्व, आप तो प्रोडक्शन पढ़ा नहीं, 2 मिनट इंडिफरेंस कर्व लेने दो। सर इंडिफरेंस कर्व क्या बताता था? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व था जिसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो रिप्रेजेंट करता था कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी विच गिव्स इक्वल सैटिस्फैक्शन। बराबर है। फिर अपन ने पढ़ा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। फिर सर अपन ने पढ़ा बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन यानी सर अपनी औकात की लाइन, इसके बियॉन्ड ओवर स्पेंडिंग, इसके अंदर अंडर स्पेंडिंग। ऑप्टिमाइजेशन कब होता था, इक्विलिब्रियम में कब आता था? व्हेन आईसी कर्व का स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बजट लाइन टेंजेंशियली एक दूसरे को कट करते थे। सर सेम चीज जब कंज्यूमर के एंगल से देखता था सेटिस्फैक्शन पढ़ रहा था, अब प्रोड्यूसर के एंगल से देखूंगा प्रोडक्शन पढ़ूंगा। अरे एज सिंपल एज दैट सर। सरस 6 एकदम सरस। पढ़िए, ये ऑप्टिमाइजेशन खत्म तो चैप्टर ही डन हो गया। मुझे लगा नहीं था आज अपन कंप्लीट करेंगे, पर देखो चैट कम होती है ना, चैट कम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आइए सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं बजट लाइन की। चलो बजट लाइन से पहले अपन ने वहाँ पर भी इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, यहाँ पर आइसो क्वांट कर्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? आइसो क्वांट कर्व। तो बेटा ये आइसो क्वांट कर्व और आईसी कर्व सेम है। आईसी कर्व के ऊपर भी कॉम्बिनेशन रहते थे, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है। इंडिफरेंस कर्व क्या देता था? इक्वल सेटिस्फैक्शन। ये क्या देता है? इक्वल प्रोडक्शन। सो आइसो क्वांट गिव्स इक्वल प्रोडक्शन। सर नाम से ही समझ में था, आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी, यानी इक्वल क्वांटिटी आ रही है। यानी कि सर ध्यान दीजिएगा, ये लेट से आपके लिए लेबर है और ये आपके लिए कैपिटल है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हैं 1 लेबर एंड 3 कैपिटल, तो भी आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, सेम क्वांटिटी निकलेगी सर। अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हैं 2,2 का, 2 लेबर 2 कैपिटल, तो भी सर सेम आउटपुट निकलेगा। सर अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हैं 3 लेबर 1 कैपिटल, तो भी सेम आउटपुट निकलेगा। अच्छा सर,
अगर मैं कैपिटल भी बढ़ा दूं और लेबर भी बढ़ा दूं, याद करो मैंने इंडिफरेंस कर्व में बोला था, अगर सर आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, तभी इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा। दोनों को बढ़ा दोगे नया कर्व आ जाएगा। तो सर इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि किसी दिन हम कुछ ऐसा करें कि दोनों क्वांटिटी बढ़ा दें, तो भैया अगर दोनों ही बढ़ गए तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन ही बढ़ गया तो नया आइसो क्वांट कर्व आ जाएगा। तो जैसे वहां पे इंडिफरेंस मैप होता था, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते थे, बेटा यहाँ पे बहुत सारे आइसो क्वांट कर्व होंगे। तो जैसे अलग अलग हाइयर इंडिफरेंस कर्व हाइयर सेटिस्फेक्शन देता था, हाइयर आइसो क्वांट कर्व हाइयर प्रोडक्शन देता है, लोअर आइसो क्वांट कर्व लोअर प्रोडक्शन देता है। इंडिफरेंस कर्व में अपन क्या पढ़ते थे कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता था, बराबर है कि नहीं। यहां पर भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, पर सर कंज्यूमर को भी रिस्ट्रिक्शन था बजट लाइन, सर इसको भी रिस्ट्रिक्शन है बजट लाइन, तो सेम सर बजट लाइन तो दोनों जगह कांस्टेंट, बजट कांस्टेंट छे। तो लीजिए सर आपकी बजट लाइन आ गई है। सो दिस इज बजट लाइन। एनी पॉइंट लाइंग ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट फुल स्पेंडिंग, उसके ऊपर ओवर स्पेंडिंग, उसके अंदर अंडर स्पेंडिंग। प्रोड्यूसर चाहता था कि भैया मैं फारदेस्ट आइसो क्वांट कर्व चूज करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, बट नॉट पॉसिबल। एनी पॉइंट लाइंग ऑन एनी इंडिफरेंस कर्व गिव सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर्व, सॉरी एनी पॉइंट लाइंग ऑन सेम आइसो क्वांट कर्व गिव सेम प्रोडक्शन। अगर कोई आइसो क्वांट कर्व अंदर है, कुछ ऐसा है, तो इट इज गिविंग लेस प्रोडक्शन। तो आई एम डिजायर्ड टू गो टू दिस रेड लाइन, बट आई एम रिस्ट्रिक्टेड बाय माय बजट लाइन। ऑप्टिमाइजेशन विल हैपन एट दिस पॉइंट वेयर आइसो क्वांट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन, बेटा बजट लाइन का यहां पे नाम बस चेंज कर दिया, आइसो कॉस्ट लाइन, एक दूसरे को टेंजेंशियली कट कर देंगे। वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहता था, एक लिली बढ़ाने के लिए कुछ रोजेस कम कर रहे थे, फिर एक और लिली बढ़ाने के लिए और रोजेस कम कर रहे थे। यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जगह मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल वर्ड बताता है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सर ये क्या बताता है? सर ये एक सिंपल चीज बताता है, अगर आपने एक कैपिटल कम किया तो आपको कितना लेबर बढ़ाना पड़ेगा, आपने एक और कैपिटल कम किया तो एक और लेबर। अगर एमआरटीएस कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि हमारे केस में कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, हमारे केस में लकीली कांस्टेंट आ रहा है। अगर एमआरटीएस कांस्टेंट आया, याद करो एमआरएस कांस्टेंट आता था तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मैंने कर्व बना दिया, चलो इग्नोर करो मैंने कर्व बनाया। अगर एमआरटीएस कांस्टेंट आया, बेटा एमआरटीएस अगर कांस्टेंट आया तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, और अगर मान लो एमआरटीएस डिमिनिशिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो वही कर्व, कुछ भी अलग नहीं, ऑप्टिमाइजेशन करके दे भी दिया तुमको। नाउ लेट्स रीड दिस। आइसो क्वांट कर्व, आइसो माने इक्वल, क्वांट माने क्वांटिटी। आइसो क्वांट कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनपुट लेबर और कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है जो इक्वल प्रोडक्शन देते हैं। सर चाहे तो आप 5 लेबर और 9 कैपिटल यूज करके 100 यूनिट बना सकते हो, या तो 10 कैपिटल और 6, देखो मैंने यहां पे लेबर बढ़ा दिया कैपिटल कम कर दिया, लेबर और बढ़ा दिया कैपिटल और कम कर दिया, लेबर और बढ़ा दिया कैपिटल और कम कर दिया। सर दोनों क्यों नहीं बढ़ाए? दोनों बढ़ाता तो प्रोडक्शन ही बढ़ जाता। सर दोनों कम क्यों नहीं करे? प्रोडक्शन ही कम हो जाता, अपने को इक्वल प्रोडक्शन चाहिए। तो सर बैलेंसिंग के लिए एक बढ़ेगा एक कम होगा। अब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं एक बार देख लो। बेटा आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, किसको हटाया, आपने मुझे बताओ किसको हटाया हमने? सर हमने कम किया कैपिटल को। अच्छा कितना कम किया बेटा? सर 3 कम किया। कितने के कारण? 5 से सब्स्टिट्यूट किया तो सर 0.6। अच्छा यहां से यहां तक जाने में आपने कैपिटल कितना कम किया? सर 2 का कम किया। कितना लेबर बढ़ाया? सर 5 का बढ़ाया, 0.4। कितना कम किया? 1 डिवाइडेड बाय 5, 0.2, 0.6, 0.4, 0.2। क्या डिमिनिशिंग ट्रेंड दिखा रहा है? तो सर ऐसा कर्व आएगा। अगर कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन आता। आइसो क्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरटीएस। सर सेम एमआरएस जैसा एमआरटीएस, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप, एक्सिस को टच नहीं कर सकता, पैरेलल। आइसो क्वांट नीड नॉट बी पैरेलल, यानी कि सर 2 आइसो क्वांट कर्व हैं वो पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, यानी ऐसे भी हो सकते हैं पैरेलल, या तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। तो चाहे तो पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, स्टार मार्क करना है पॉइंट को। नीड नॉट बी पैरेलल का मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी, हाँ भी, हाँ भी, ना भी। फ्रेंड जोन, फ्रेंड जोन सर। 2 आइसो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, आइसो क्वांट कर्व भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।
ऊपर वाला आइसो क्वांट कर्व ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, अंदर वाला कम देगा। फिर आइए सर, आइसो कॉस्ट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन, इक्वल कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर विच रिप्रेजेंट फुल स्पेंडिंग। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर यही स्पीड से चले तो भैया 2 दिन में अपना फ्राइडे और सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। ये सैटरडे को कंप्लीट हो सकता है। कितने पेज हैं इसके? 7 पेज है। यही स्पीड से चले तो 7 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, अदरवाइज मुश्किल है। अदरवाइज यही स्पीड से चले तो 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा ये नेक्स्ट वाला चैप्टर, नहीं तो भैया 3 दिन लगेंगे। चलिए, दैट्स इट।